आज का हमारा टॉपिक है अपोजिंग रिएक्शंस। तो अपोजिंग रिएक्शंस को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस भी कहते हैं। जिस तरह से एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है पी में और वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है ए में। तो यहाँ पर भी दो रेट कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, सेकंड होगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। जैसे K1 ये होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और जब बैकवर्ड में आएगा तो उसका रेट डिफरेंट होगा जिसे हम कहेंगे K2। अपोजिंग रिएक्शंस या रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। जैसे फर्स्ट वन हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें फर्स्ट ऑर्डर है और बैकवर्ड रिएक्शन में भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस होगा, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। इसका सेकंड केस कैसा हो सकता है? सेकंड केस में या तो फॉरवर्ड रिएक्शन में सेकंड ऑर्डर होगा या फिर बैकवर्ड रिएक्शन में सेकंड ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन में हम लोग सेकंड ऑर्डर कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन दो इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास A प्लस B, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और ये प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है और इसका रेट क्या होगा? K1। उसके बाद प्रोडक्ट P वापस रिएक्टेंट A और B में चेंज हो रहा है, मतलब इस टाइम ये रिएक्टेंट एक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट P जो है वो रिएक्टेंट एक्ट कर रहा है, तो ये K2 होगा। जो सेकंड केस है उसे हम लोग कहते हैं सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद थर्ड केस है इसका। थर्ड केस क्या होगा? जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर होगा और बैकवर्ड रिएक्शन में सेकंड ऑर्डर होगा। तो ये A फॉरवर्ड रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर ही है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में हम P प्लस Q ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। फॉरवर्ड का रेट क्या है? K1 और बैकवर्ड का रेट क्या होगा? बैकवर्ड में दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है, मतलब इसका ऑर्डर क्या है? सेकंड ऑर्डर होगा और ये K2। रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारे पास होगा K2। इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर था, बैकवर्ड रिएक्शन में सेकेंड ऑर्डर था। इसका फोर्थ केस जो है, क्लासिफिकेशन जो है इसको हमने 4 कैटेगरीज में की है। तो फोर्थ केस या फोर्थ इसकी कैटेगरी क्या है? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेकेंड ऑर्डर होगा, मतलब फॉरवर्ड में भी सेकेंड ऑर्डर होगा और बैकवर्ड में भी सेकेंड ऑर्डर होगा। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, A प्लस B दो रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट P एंड Q में चेंज हो रहे हैं। तो इसका K1 रेट है। बैकवर्ड में क्या होगा? P और Q वापस A और B में चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ भी दो रिएक्टेंट हैं और रेट इन दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। प्रोडक्ट में भी P और Q है, P एंड Q है, तो ये दोनों भी डिपेंड कर रहे हैं। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये रेज कर देती हूँ, फोर्थ केस ऊपर लिख देती हूँ। फोर्थ केस हमारे पास है सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय, ये देखिए सेकंड ऑर्डर था, अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर। तो ये 4 केसेस हैं। तो फर्स्ट आज हम लोग करते हैं फर्स्ट ऑर्डर
अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, हमने उसकी काइनेटिक्स को स्टडी करना है। तो काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। ये ए, हम प्रोडक्ट को P की बजाय B लिख देते हैं। A गोज़ टू प्रोडक्ट B, इसका रेट जो है वो हो गया K1, बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन में K2। अब इसका जो कंसंट्रेशन है, जिस तरह से हम लोग सिंपल ऑर्डर्स में लिखते थे, इसकी कंसंट्रेशन भी सेम उसी तरह से लिखेंगे। टाइम हमारे पास 0 सेकेंड्स है, तब A की कंसंट्रेशन A होगी और B की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की 0 होगी। और इसको हम लिखते हैं, यूनिट्स इसके क्या होंगे, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद, T सेकेंड्स के बाद B की कंसंट्रेशन X हो जाएगी और A में से -X हो जाएगा। और यहाँ पर मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब हम लोग इसका रेट लिखेंगे। इसका रेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा, पहले हम लोग सिंपल रेट लिख लेते हैं। dx/dt इज इक्वल टू, फर्स्ट जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका तो हम इजीली लिख सकते हैं, K1 इंटू A माइनस एक्स माइनस। अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि इस टाइम में जो x है वो एज अ रिएक्टेंट एक्ट कर रहा है। हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, माइनस K2 इंटू, ये वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, मतलब ये वापस A में चेंज हो रहा है। तो इस टाइम ये रिएक्टेंट है और A माइनस एक्स ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर X आ जाएगा, X की कंसंट्रेशन। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं इक्विलिब्रियम की कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, जब A B में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, A B में चेंज हो रहा है, इसका रेट कितना होगा, K1 इंटू A माइनस एक्स। इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो इक्वल होगी XE के, मतलब X की कंसंट्रेशन इक्वल होगी XE के। तो यहाँ पर हम लोग XE लिखेंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा, K2 इंटू XE के। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, K1A माइनस K1 इंटू XE इज इक्वल टू K2 इंटू XE। अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से K1 कॉमन ले लेते हैं, K1 इंटू A माइनस XE, और ये वाला XE इस तरफ ले आते हैं, सिर्फ रीअरेंज किया है मैंने इसको, और K2। अब जो K2 की वैल्यू आई है उस K2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह लें। इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आ जाएगी dx/dt इज इक्वल टू K1 इंटू A माइनस एक्स माइनस, अब K2 की जगह हम लोग ये लिखेंगे, तो ये क्या है, K1 इंटू A माइनस XE डिवाइडेड बाई XE,
और साथ में ये वाला x इंटू एक्स। इक्वेशन नंबर 4, dx ओवर dt इज इक्वल टू k1 इंटू a माइनस एक्स माइनस k1 इंटू a माइनस एक्स ई ओवर एक्स ई इंटू एक्स। पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये इस तरह से आएगा k1 इंटू ए माइनस एक्स ई माइनस k1 इंटू ए माइनस एक्स ई इंटू एक्स। उसके बाद अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, k1 को और एक्स ई को इस a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह k1 और x को इस a माइनस एक्स ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, k1 a एक्स ई माइनस k1 एक्स ई माइनस, ये तो हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखते हैं माइनस k1 a एक्स प्लस k1 एक्स ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स ई। तो यहाँ से ये प्लस में है और ये माइनस में है, सेम वैल्यूज़ हैं, ये कट हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से k1 a कॉमन ले लेते हैं, दोनों तरफ से k1 a को कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या रह जाएगा एक्स ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ई। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जो एक्स ई माइनस एक्स है उसे इस तरफ ले आते हैं, एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 a ओवर एक्स ई डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आएगा, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में भी किया था और इससे पहले वाले ऑर्डर में भी किया था, पैरेलल में भी किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस, हमने इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका आएगा एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 a ओवर एक्स ई टी प्लस सी। हमने अब क्या करना है, इसी इंटीग्रेशन कांस्टेंट था, इक्वेशन नंबर 6 है, हम c की वैल्यूज़ पुट करते हैं बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस। तो इनिशियल कंडीशन पे क्या था, x की वैल्यू 0 थी और टाइम भी 0 था। तो जब टाइम 0 करेंगे, x की वैल्यू को 0 करेंगे तो c जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई के, बाकी सब कुछ 0 हो गया। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देते हैं, c की वैल्यू को माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 a ओवर एक्स ई टी माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई। अब नेचुरल लॉग वाली जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आते हैं, नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 a ओवर एक्स ई इंटू टी। दो नेचुरल लॉग्स में माइनस का साइन होता है तो क्या होंगे दोनों, डिवाइड। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स ई डिवाइडेड बाय एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 a ओवर एक्स ई इंटू टी। अब हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में देखा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उसी इक्वेशन को हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को, ये इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 2 से हमने इक्वेशन नंबर 2 में हमने देखा था फ्रॉम इक्वेशन 2 रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या था, K1 इंटू A माइनस XE इज इक्वल टू K2 इंटू XE। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा K1 A माइनस K1 XE इज इक्वल टू K2 XE। हम K1 जो XE वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं, तो K1 A इज इक्वल टू K1 XE प्लस K2 XE। यहाँ से XE को कॉमन ले लेते हैं, K1 A इज इक्वल टू XE कॉमन आ गया, K1 प्लस K2, और XE को इस तरफ ले आए, K1 A ओवर XE इज इक्वल टू K1 प्लस K2। अब हम इसको, ये देखिए ये वैल्यू आ गई है इक्वेशन नंबर 8। हम इक्वेशन नंबर 8 से K1 A ओवर XE को इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू को। तो ये इक्वेशन नंबर 7 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगी K1 प्लस K2 इंटू साथ में T है, T इज इक्वल टू नेचुरल लॉग XE ओवर XE माइनस X। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, T को उस तरफ ले जाएंगे, तो K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 1 ओवर T नेचुरल लॉग XE ओवर XE माइनस X। ये हमारे पास रेट आ गया फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर पे, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर का रेट आ गया। आप लोग देखें इसमें भी दो रेट कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पैरेलल रिएक्शन में होता है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में हमेशा दो रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। अगर इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा।